हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो टेंसेस में से लास्ट है, यानी कि 12th टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। स्पेशल कोई भी इसमें कोई रूल नहीं है एज सच। जैसा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में जो रूल्स यूज़ होते हैं वही यूज़ हैं। हेल्पिंग वर्ब एज सच जो चलता आ रहा है, जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो चलता आ रहा है, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, पास्ट का है तो पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, प्रेजेंट का है तो फ्यूचर का है तो फ्यूचर वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होता था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ हुआ। ठीक है, बीन को हमने यूज़ कर लिया। पास्ट में हमने यूज़ किया था हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हैड बीन यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम मोस्टली शुरू से विल शैल ही यूज़ कर रहे हैं। विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसमें यूज़ करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम क्या करते हैं, पहले तो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स क्या हैं? सेंटेंस एंडिंग विद साउंड ता रहेगा, जैसे वो वहाँ पे जाता रहेगा, जाती रहेगी, जो कंटिन्यूटी में जो चीज़ चल रही है वो ता रहेगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इसका जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैंने आपको पहले बता दिया, जो कंटिन्यूटी में चल रहा है विल हैव, शैल हैव लास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब था। यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन हमने यूज़ कर लिया एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है? आईएनजी फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ हुआ है, जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जुवेंट भी बोलते हैं। तो ये इसमें यूज़ हुआ है। सिमिलरली नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। इंटरोगेटिव में विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है विल और शैल में। मैंने पहले भी जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको करवाया था तो मैंने वो कन्फ्यूजन सारा क्लियर कर दिया था कि विल और शैल में ये कन्फ्यूजन लोगों को ये रहता है, विल कहाँ पे यूज़ करें, शैल कहाँ पे यूज़ करें। मॉडर्न जो ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसमें विल यूज़ होता है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स में हम विल यूज़ कर सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। बट अगर हम ट्रेडिशनल पुरानी ग्रामर की बात करें तो आई वी के साथ शैल यूज़ होता था, बाकी सबके साथ विल ही यूज़ होता था। तो उसके उसी को लेके हम अगर बात करें तो आई वी के साथ शैल हैव बीन हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। अगर हम विल हैव बीन यूज़ करते हैं वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल हैव बीन you have to use shall have been, or instead of using shall have been you have to use will have been. both are correct, दोनों जो हैं वो सही हैं, दोनों गलत नहीं है। आई वी के साथ कोई भी सेंटेंस यूज़, कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कोई भी यूज़ कर सकते हो। बाकी के साथ तो विल ही यूज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब फार्मूला देखिए। अब इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या है? विल हैव बीन। ठीक है, ये तो शैल हैव बीन का यूज़ नहीं किया हुआ, सिर्फ विल हैव बीन का यूज़ किया हुआ है। बट हम आई बी के साथ शैल हैव बीन यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी करें, दोबारा फिर से मैं बोल रहा हूँ, मतलब आई यूज़ दिस वर्ड्स 100 टाइम्स, कि अगर हम उसको यूज़ करें तो वो भी गलत नहीं होगा। बट अगर हम विल हैव बीन ही या विल ही यूज़ कर रहे हैं सबके साथ तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें आई एन जी फॉर्म यूज़ होगी, और टाइम रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे सिंस और फार का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव की बात करें, दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फार आ गया 15 ईयर, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे हम टाइम का रेफरेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेगेटिव की बात करें, दे विल नॉट हैव बीन, देखो कितना बड़ा ये हेल्पिंग वर्ब होगा, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, सेम सेंटेंस किया हुआ है, इसीलिए सेम सेंटेंस आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसीलिए सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को रिपीट किया जाता है कि आप इजीली उसको समझ जाएं कि किस जगह नॉट का यूज़ हुआ है, किस जगह नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब, वो वाला हेल्पिंग वर्ब कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने यूज़ किया है। विल, देखो विल हैव बीन, दे नहीं, विल दे हैव बीन, शैल दे हैव बीन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, ये तो इजीली समझ गए होंगे आप। ठीक है, उसके बाद
एग्जांपल्स की बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लिविंग देयर, ठीक है, कितने समय से वहाँ पे रहोगे। बाय द टाइम दे कम होम आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, ठीक है, ये भी टाइम की बात कर रहा है। विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन, देखो ये भी इंटरोगेटिव है। विल यू हैव बीन कुकिंग इन दिस किचन, उसी को हमने इंटरोगेटिव कर दिया, ठीक है। आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। जिमी विल हैव बीन अटेंडिंग दिस बिजनेस मीटिंग, विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म, ठीक है। द फार्मर्स विल हैव बीन सोइंग क्रॉप्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। उसके बाद बाय द इवनिंग द किड्स विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून, ठीक है। उसके बाद बाय द एंड ऑफ जून शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 months। कहने का मतलब ये है कि इन सब में हमने विल हैव बीन यूज़ किया हुआ है। और टाइम की बात, अगर टाइम यूज़ करना चाहें आप, जहाँ पे यूज़ होता है तो वहाँ पे टाइम की बात भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें। पॉजिटिव में आई विल हैव बीन स्टैंडिंग, ठीक है। आई विल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग या वोंट, ठीक है। विल आई हैव बीन स्टार्टिंग, सॉरी स्टार्टिंग है। यू विल हैव बीन स्टार्टिंग, you will not या won't have been starting, will you have been starting, he will have been starting, will he will not have been starting, will he have been starting, ठीक है। इसी तरह से सारे सेंटेंस जो है वो यूज़ किए हुए हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। इस फिर एग्जांपल्स इसलिए करवाई जाती है, प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो मिस्टेक के, गलती के चांसेस कम रहेंगे। आप टिप्स पे चीज़ें सीख सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंसेस का चार्ट लर्न करना है, जो आपके टेस्ट पे होना चाहिए। टेंसेस का चार्ट कैसे लर्न करेंगे, आप सबसे पहले प्रेजेंट ले लें, यूजुअली प्रेजेंट ले लें, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे होता है, बट सबसे पहले प्रेजेंट ले लें। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली वैसे ही पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। रूल्स भी मोस्टली सिमिलर ही होंगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा, प्रेजेंट के जिस टेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ होगा, पास्ट के भी उसी में वही यूज़ होगा, फ्यूचर के उसमें वही यूज़ होगा। जैसे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और पास्ट सिंपल में भी हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पॉजिटिव में, जहाँ पे डिड लगता है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपने इसको समझना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी यूज़ करते हैं। सिमिलरली फ्यूचर में भी ऐसे है। फ्यूचर में देखो, तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, सब में तीनों में आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है। सारा सिमिलर है, आपको कुछ भी इतना कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम बोलते हैं, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, एज ए इंग्लिश टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जिसको टेंसेस लर्न हो गए, अच्छे से लर्न हो गए, जो टेंसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है सेंटेंसेस में और इजीली उसको चेंज कर रहा है, एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज कर रहा है। अगर आपको बोला जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोला जाए और उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, आप ऐसे आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज यूज़ हुआ है या डू नॉट डज नॉट यूज़ हुआ है, या इंटरोगेटिव का ये यूज़ हुआ है, डू डज बिफोर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, उसमें हैड यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। उसी को आपने क्या करना है, हैड करके और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर लेना है। तो अगर आपको बोला जाए फ्यूचर कंटिन्यूस को करो, आपको पता विल बी शैल बी यूज़ होता है, आईएनजी फॉर्म यूज़ होते हैं। इस तरह से आपको अगर ये टिप्स पे अगर टेंसेस लर्न होते हैं, याद होते हैं, आप जंबल नहीं करते हो, इधर का उधर नहीं करते हो, तो 50% इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड आपके पास होगी। अब मतलब चाहे वो लिखने, चाहे वो आप रिटन की बात करें,
चाहे वो आप स्पीकिंग की बात करें, आप इजीली उसको स्पीक भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस, और आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस। टेंसेस बैकबोन बोला जाता है, टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए टेंसेस का अच्छे से लर्न होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसको ध्यान दें। फिर पॉजिटिव नेगेटिव, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक। देखो मैंने आपको फिर से बोला था कि यहाँ पे शैल भी यूज़ हुआ है। देखो आई शैल, ठीक है, आई शैल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई शैल यूज़ हुआ है, शैल शैल, वी शैल यूज़ हुआ है, वी शैल शैल शैल। ठीक है, हम इसको भी जो है मान के चलते हैं, चाहे हम मॉडर्न लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज पे हम बात कर रहे हैं, बट हमें ट्रेडिशनल चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आता है तो आपको शैल हैव बीन ही यूज़ करना है आई वी के साथ। ठीक है, हम बोलने की बात करें तो हम विल ही सब जगह यूज़ करते हैं। अगर आप विल भी लिखोगे तो वो भी गलत नहीं होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कि हमें ग्रामर के रूल्स जो हैं अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब क्यों विल यूज़ हो रहा है, शैल कहाँ क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, हम काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों में रहते हैं कि सर नहीं, इस जगह आई के साथ विल यूज़ किया है, दूसरी जगह ही शैल यूज़ किया है। हाँ, डाउट क्लियर करना है, उसको डाउट अपने दिमाग में रखना। जब आपके दिमाग में ग्रामर के रिलेटेड डाउट आएगा तो आप उसको अच्छे से क्या आगे मैनेज नहीं कर पाओगे, और वो डाउट जो है वो डाउट ही रहेगा। तो इसीलिए विल आप यूज़ कर सकते हैं आईवी के साथ। ग्रामर जो बेसिक ग्रामर का रूल है आईवी के साथ शैल ही यूज़ करते हैं हम, बट विल भी यूज़ कर सकते हो। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से विल भी यूज़ कर सकते हो, विल भी गलत नहीं होगा, बट बेसिक ग्रामर जो बोलती है वो शैल ही यूज़ करना है हमें। सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं। यू विल है, ही विल है, शी विल है, इट विल है, दे विल है, ईशान विल है, मतलब ही विल है। कहाँ पे शैल यूज़ हुआ है ये देख लो। आई के साथ शैल यूज़ हुआ है और बी के साथ शैल यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है। और आई होप सारे टेंसेस जो हैं आपको ईज़िली लर्न हो गए होंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लिया हमने। 12 दिन की बात की थी, बट लंबा टाइम ले लिया क्योंकि बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो सामने आ रहे थे। और डाउट्स जब तक हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे, और मैं जब पढ़ाता हूँ तो डाउट जब तक क्लियर नहीं होता तो एक टेंस से दूसरे टेंस में नहीं जाता, चाहे वो हमें 10 दिन लग जाएँ, 10 से 20 दिन भी लग जाए। एक ही टेंस पकड़ के रखना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसको परफेक्ट करना है, उसके बाद हमने दूसरे टेंस में जाना है। क्योंकि ग्रामर जो है पढ़ना और पढ़ाना इस तरीके ये जो है टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टाइम पास के लिए ना पढ़ रहे हैं, ना टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना भी इस तरह से है कि हमें जब एक बार कोई चीज़ पढ़ लेनी है तो दोबारा उसको रिपीट करने की या उसको दोबारा समझने की। अगर एक बार समझ लिया, वंस यू विल अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट टू अंडरस्टैंड अगेन। तो आप आधे अधूरा समझ लो, उसकी आपको आधी अधूरी समझ आई, पूरी समझ नहीं आई। दोबारा से जब आपने छोड़ दिया, दूसरे आर्टिकल पे चले गए, दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, जब आप दूसरे क्वेश्चन को कर लिया तो आपको दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, तो उसमें जब आपको डाउट आपने क्लियर नहीं किया, वो डाउट आ गया, तो आप तो दोबारा से फिर से रिपीट करना, कितनी बार आप ग्रामर पढ़ेंगे। इसीलिए जब आप पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ो, ताकि दोबारा लाइफ में आपको जैसे टेंसेस है, दोबारा लाइफ में आपको टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए मगर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि टेंसेस जो है यूजुअली पूछे जाते हैं, और टेंसेस नहीं आएंगे तो आप कंप्रीहेंशन भी नहीं कर पाएंगे। जब जो कंप्रीहेंशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे टेंसेस। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टेंसेस का चार्ट आपने लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। टेंसेस का चार्ट आप बना लें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसे करके लिख दें। प्रेजेंट में 4 टेंस लिखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 हैं।
12 के मैंने आपको बता दिया कि इसके रूल्स भी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं और रूल्स मोस्टली सेम है। ठीक है, रूल्स जो हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। तो आप एक बार एक प्रेजेंट का टेंस लर्न कर लेंगे, ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर का टेंस आपको लर्न हो जाएगा। कुछ टेक्निकल टेंस हैं जिनमें 2 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस SRES भी यूज़ होता है, डू डज यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। फिर से अगर आपको कुछ डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट फिर से आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9419163398। इस पे आप जो भी आपकी क्वेरी है आप इस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ डाउट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था सिंस फार को लेके कुछ डाउट उसके बाद कोई क्वेरी तो नहीं आई जब मैंने डाउट क्लियर किया था, बट एक सेशन जो है वो सिंस और फार का लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट सिंस एंड फार का छोटा सा सेशन 5-7 मिनट का लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो किसी और पे शिफ्ट करेंगे। जैसे मोस्टली आजकल एक दो लोगों की डिमांड भी आई थी, अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है, JKSSRB कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कंडक्ट करने वाली है। जैसे आप J&K पुलिस कांस्टेबल का इजी पेपर आता है, बट उसमें भी काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। बच्चों ने बेसिक ग्रामर को पढ़ा नहीं होता, उसके सिलेबस को पकड़ेंगे ताकि एकेडमिक्स भी उसमें क्लियर हो जाएगा। बीच बीच में हम क्या करते रहेंगे, उन लोगों की भी हेल्प करते रहेंगे जो लोग जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उसका सिलेबस पकड़ते हैं, उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं ताकि उन लोगों को हेल्प हो जाए। उसमें अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर में आप मान के चलें 25 to 30 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश ही होगा। 25 to 30 मार्क्स का इंग्लिश, यानी कि 25 से 30 मार्क्स जिसने इंग्लिश में ले लिए तो पेपर उसका पास हो ही गया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो पास हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें टेक्निकल रहती हैं, आपने समझना है। इसमें पूरा का पूरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर होगा, तो आप इसको समझो। और जो लोग पुलिस जो कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपके भाई हैं, बहनें हैं, कोई भी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेरे लिंक को फॉरवर्ड करें ताकि उनकी हेल्प हो जाए। क्योंकि बेसिक जो ग्रामर है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो बेसिक ग्रामर है, ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा। बट बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट दे के, ताकि वो अगर 30 नंबर की ग्रामर है, 30 में से 28 लें, और पहले तो 30 के 30 ले लें। 25 से 28 नंबर तो उन्होंने लेने ही लेने हैं अगर यहाँ से पढ़ लेंगे तो। बाकी लोग नो डाउट, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, बट